मारवाड़ शिक्षण संस्थान के 10th की साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पाचन और अवशोषण की बात की थी और लास्ट शायद मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि हमने आमाशय में पाचन और अवशोषण की बात की थी। अब हम अगली क्लास में जो बात कर रहे हैं ये हम बात करेंगे आमाशय से आगे आती है बात अपनी छोटी आंत में। तो मैं कह दूं अगली हेडिंग जो अपनी बनेगी वो छोटी आंत में पाचन व अवशोषण। हेडिंग क्या है अपनी? छोटी आंत में पाचन और अवशोषण को लेकर है। तो देखिएगा, छोटी आंत की बात की जाती है तो छोटी आंत में 3 भाग होते हैं और सबसे पहले भाग मैं गृहिणी की करूँगा। इंग्लिश में कहें तो इसको डायोडिनम कहा जाता है और गृहिणी में पाचन और अवशोषण की बात करूँगा। तो देखो, गृहिणी की जो दीवार होती है, यानी मैं ये पॉइंट लिख सकता हूँ कि इस भाग में श्लेष्मा या फिर कह दूँ म्यूकस, श्लेष्मा का स्राव होता है जो अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता, वैसे बनता नहीं है पूरा, बनाता है। केवल म्यूकस से क्षारीय नहीं बनता है, उसमें क्या आते हैं भाई? पित्त रस और ये सारे चीज़ें आते हैं। इसकी या फिर इसके आधारीय भाग की आंतरिक दीवार से एकोनिटेज एंजाइम का स्राव होता है जो अग्नाशय ग्रंथि को अपना स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। बात समझ में आई आपको? हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं छोटी आंत की, और छोटी आंत में अगर गृहिणी की में पाचन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस भाग में क्या निकलता भाई? श्लेष्मा स्रावित होता है और ये भोजन को, जो अम्लीय भोजन आया था आमाशय से, उसको क्षारीय करने की कोशिश करता है। हालांकि पूरा इसके माध्यम से क्षारीय नहीं होता है। होता क्या है कि इसमें पित्त रस और अग्नाशय रस जो आकर मिलता है उसके द्वारा ये कैसा बनता है? क्षारीय बनता है। तो अग्नाशय रस और पित्त रस आकर कैसे मिलता है इसमें? तो इसकी बात ये बता रहा है कि इसके आधारीय भाग, यानी नीचे वाले भाग की, जहाँ से आपने ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर निर्मित हो रही थी, ये जो भाग था, इस भाग की बात कर रहा हूँ कि इसकी जो आंतरिक दीवार है उससे एक विशेष प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई? एकोटीज एंजाइम कहते हैं। और ये क्या करता है? स्रावित होकर अग्नाशय की जो ग्रंथि होती है या अग्नाशय की जो दीवार होती है उसको ये प्रेरित करता है स्राव करने के लिए।
अब देखो अग्नाशय जब एक्टिव होता है तो वो क्या करता है कि इस भाग में अपने स्राव डालता है, और अग्नाशय स्राव में या फिर मैं कह दूं अग्नाशय रस में, अग्नाशय रस में कितने एंजाइम होते हैं? हमने कल लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें भी ये बात की थी कि अग्नाशय रस में जो एंजाइम होते हैं वो देखो एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, देखो एमाइलेज, दूसरा मैंने ट्रिप्सिन कहा था, तीसरा मैंने काइमोट्रिप्सिन कहा था, चौथा मैंने जो कहा था वो कहा था कार्बोक्सी पेप्टाइड या पेप्टिडेज कह दूं मैं, पेप्टाइड, कार्बोक्सी पेप्टाइड। इसके अलावा बात करूं लाइपेज, और छठा जो होता है वो होता है न्यूक्लिएज। ये 6 प्रकार के एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होते हैं भाई? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। और इनको एक्टिव करने के लिए कौन सा एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? ग्रहणी की आधारीय जो भाग होता है उसकी जो आंतरिक दीवार होती है उससे एक एंजाइम स्रावित होता है जिसे एकोटीज एंजाइम कहते हैं अपन, और वो स्रावित होकर अग्नाशय की दीवार को ये प्रेरित करता है कि आप अपना स्राव करें। स्राव में क्या क्या होते हैं? 6 एंजाइम होते हैं। एक तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। फंक्शन की बात करूं तो देखो एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च का क्या करता है? पाचन करता है। और स्टार्च का पाचन किस में करता है भाई? स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। किस में बदलता है? ये स्टार्च है, इसको कन्वर्ट किस में करता है? माल्टोज में। एक ही बात है माल्टोज लिखा हुआ हो या माल्टोस लिखा हुआ हो। ये क्या करता है? दूसरा जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है भाई? ये प्रोटीन को पेप्टिन में या पेप्टाइड, एक ही बात है। पेप्टाइड में, क्लियर है। दूसरा काइमोट्रिप्सिन है, ये भी क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में ही कन्वर्ट करता है, क्लियर है। फिर बात आती है कार्बोक्सी पेप्टिडेज की, तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है ये करता है भाई आपका किसको? पेप्टाइड जो होते हैं इन पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट। फिर बात आती है लाइपेज, तो लाइपेज करता है आपके वसा को मोनोग्लिसराइड में। और फिर बात आती है न्यूक्लिएज, तो ये डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है। ये बातें मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दी थी, अगर आपके लिखनी भी है फिर तो मैं बता देता हूँ। देखो कार्बोक्सी पेप्टाइड है जो ये क्या करता है? पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करता है भाई? अमीनो अम्लों में। अमीनो अम्ल में किस में कन्वर्ट करता है? अमीनो अम्ल में। लाइपेज की बात करूं तो लाइपेज जो होता है ये करता है वसा को, वसा जो होती है उसको मोनोग्लिसराइड में, मोनोग्लिसराइड में। और न्यूक्लिएज है ये न्यूक्लिक अम्ल को, न्यूक्लिक अम्ल का मतलब होता है डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए को किस में करता है भाई ये कन्वर्ट? न्यूक्लियोटाइड में। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड? ये भी हम बात पहले कर चुके हैं। ये 6 प्रकार के एंजाइम आपके क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। कहाँ से बात की मैंने? अग्नाशय से। जैसे ही ये अग्नाशय वाहिनी में प्रवाहित होते हैं
ठीक उसी समय यकृत ग्रंथि एक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है? यकृत ग्रंथि एक्टिव होती है, और यकृत ग्रंथि एक्टिव होकर क्या करती है? पित्त रस का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है भाई? पित्त रस का स्रावण। पित्त रस में क्या क्या होते हैं? बिलरुबिन, बिरुमिडिन, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एंजाइमों की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है? एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। वो भी कहाँ पर आते हैं भाई? पित्त वाहिनी के माध्यम से अग्नाशय पित्त वाहिनी के साथ मिल जाते हैं। यानी अग्नाशय रस और पित्ताशय रस दोनों एक साथ मिलकर ओकाजाकी छिद्र या फिर ओडाई छिद्र के माध्यम से, ओकाजाकी छिद्र या फिर ओडाई छिद्र के माध्यम से कहाँ पर प्रवेश करते हैं? ग्रहणी में प्रवेश करते हैं। किस में करते हैं? ग्रहणी में। और ग्रहणी में प्रवेश करके जो अम्लीय भोजन आया था, अम्लीय जो भोजन आया था, अम्लीय भोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं भाई? अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाते हैं, और उसका आंशिक पाचन प्रारंभ करते हैं। आंशिक पाचन प्रारंभ करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक की बात हमने किस में की है भाई? छोटी आंत के केवल एक भाग ग्रहणी पर की है। एक बार फिर समझा दूं आपको कि ग्रहणी के आधारीय भाग में एकोनिटेज एक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है? स्रावित होकर किसको एक्टिव करता है? वो करता है अग्नाशय ग्रंथि को। अग्नाशय ग्रंथि अपने में से 6 प्रकार के एंजाइम स्रावित करती है। पहला एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा काइमोट्रिप्सिन, चौथा कार्बोक्सीपेप्टाइड, पांचवा लाइपेज, और छठा होता है न्यूक्लिएज। चारों छयों की मैंने अलग अलग बातें बताई। एमाइलेज होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में, और काइमोट्रिप्सिन होता है ये भी क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है ये होता है पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज होता है वो फैटी एसिड को क्या करता है? मोनोग्लिसराइड में बदलता है। और जो न्यूक्लियोज है वो न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड में। इसमें ध्यान रखना प्रत्येक पदार्थ को क्या किया जा रहा है? तोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। प्रोटीन होता है वो पेप्टाइडों का समूह होता है। प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है? पेप्टाइडों का समूह होती है। वसा होती है वो क्या होती है? ग्लिसरॉइडों का समूह होती है। और मोनोग्लिसराइड का मतलब एक ग्लिसराइड के रूप में तोड़ा जाता है। न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, और इनको भी क्या किया जाता है? न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा जा रहा है। ये देख लेना विशेष काम। अब इसके बाद जब ये भोजन इसमें आ जाता है ग्रहणी से, तो ग्रहणी से चलता है नीचे की ओर, और नीचे बात आती है आपकी किसकी? जेजुनम की, या फिर मैं कह दूं अग्र शुद्रांत्र। अगली हेडिंग क्या बनेगी? अग्र शुद्रांत्र। तो अगली हेडिंग लगा दीजिएगा जेजुनम में या फिर बात करूं अग्र शुद्रांत्र में पाचन व अवशोषण, पाचन और अवशोषण की बात की जा रही है। बात अपन छोटी आंत के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बात किस पर आ गई? जेजुनम पर आ गई। तो पहला ही पॉइंट यहाँ पर बनता है कि इस भाग में भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। इस भाग में भोजन का क्या होता है? पूर्णतः पाचन होता है। बात समझ में आ गई। अब इस भाग में भी क्या होते हैं? कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं।
पूरी तरह से जो पाचन होता है वो इसी भाग में होता है, थोड़ा विशेष ध्यान रखना। तो देखो अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इस भाग में निम्न एंजाइम पाचन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। लगभग 10 प्रकार के एंजाइम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कोशिश करूँगा मैं आपको बताने की। पहला लिखिएगा माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। तीन चीज समझ में आ गई होगी, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लियेज। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, न्यूक्लियेज, लाइपेज। न्यूक्लियोटाइडेज, टाइएज, न्यूक्लियोटाइडेज, डाइपेप्टाइडेज और फास्फेटेज। डाइपेप्टाइडेज और आठवां जो बात करूं फास्फेटेज। फॉस्फेटेज ये लगभग होते हैं जो 8 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के एमाइलेज भी इसमें पाया जाता है कुछ मात्रा में। और उसके अलावा जो आपके 10th में जो बात कर रहे हैं उसमें लगभग ये 8 प्रकार के साथ आपके बात करते हैं। क्लियर है बात? मेरे हिसाब से एक बार फिर बता दूं, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लियेज, लाइपेज, बात करूं न्यूक्लियोटाइडेज, डाइपेप्टाइडेज और फिर बात आती है फास्फेटेज। क्लियर है? बात आती है माल्टेज की। ये क्या करता है? माल्टेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। माल्टेज को क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। दूसरी लिख भी देता हूं मैं आपके साथ, माल्टोज को माल्टोज ग्लूकोज में सब लिखा हुआ मिल जाएगा। और फिर बात आती है लैक्टोज की। तो लैक्टोज में लिख सकते हैं ये क्या करता है? लैक्टोज ग्लूकोज को ग्लैक्टोज में करता है। ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लैक्टोज में। ग्लूकोज को किस में करता है? ग्लैक्टेज में। और सुक्रोज को ये क्या करता है? फैक्ट्रोज में करता है। सुक्रोज जो होती है, सुक्रोज को फैक्ट्रोज में। शर्करा है एक प्रकार की, बात समझ लें। माल्टोज को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लैक्टोज में, सुक्रोज को फैक्ट्रोज में। उसके बाद में अगर बात करूं किसकी? लाइपेज की, सॉरी न्यूक्लियेज की। तो न्यूक्लियेज क्या करता है भाई? न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लिक अम्ल को क्या करता है? न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है,
लाइपेज क्या आई, तो लाइपेज क्या करता है, वसा को, जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको क्या करता है भाई, वसा को बात करूं तो वश्य अम्ल या ग्लिसरॉइड में कन्वर्ट करता है। वसा अम्ल या फिर मैं कह दूं ग्लिसरॉइड। ठीक है, बात किसकी की है मैंने, न्यूक्लियोटाइडेज की बात करूं तो न्यूक्लियोटाइडेज होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट को आपस में जोड़ता है। न्यूक्लियोटाइडेज होता है जो क्या करता है भाई, न्यूक्लियोटाइडेज होता है जो होता है न्यूक्लियोटाइड को हाँ सॉरी, ये देखो यहाँ से न्यूक्लियोटाइड बना था, इसको तोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट करता है किस में, देखो न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड तभी होता है जब क्या होता है उससे फास्फेट अलग हो जाता है, और यहाँ पर ये क्या कर देता है, फॉस्फेट अलग कर देता है। क्लियर है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में यानी उसमें शर्करा और क्या रही, नाइट्रोजनिक क्षारक रहे, और साथ में क्या अलग कर देता है, फॉस्फेट अलग करता है। डाइपेप्टाइडेज की बात करूं तो ये क्या करता है, पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। डाइपेप्टाइडेज होता है जो पेप्टाइड होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो अम्लों में। डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्लों में कन्वर्ट करता है। डाइपेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करता भाई, अमीनो अम्लों में। मैंने पहले भी अपनी क्लास में ये बात की है कि अमीनो अम्लों की संख्या मानव में कितनी होती है, 20 होती है। और लास्ट एंड जो बात आती है अपनी, वो क्या करती है, फास्फेटेज। और फास्फेटेज क्या करता है कि नाइट्रोजनिक क्षारक और शर्करा को न्यूक्लियोटाइड से अलग कर देता है। फास्फेटेज की बात करूं तो ये क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड जो पीछे बना था, याद हो तो आपको, इसको शर्करा में और नाइट्रोजनिक क्षारकों में तोड़ देता है। शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षारक में तोड़ देता है। देखो कोई चीज़ें विशेष नहीं है, एक बार फिर समझ लें आप, मेरे हिसाब से इन चीज़ों में कोई समस्याएं नहीं होगी। माल्टोज को क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज ग्लूकोज को ग्लैक्टोज में। सुक्रोज को फैक्ट्रोज में। न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में। मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। तो ये न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल को किस में तोड़ा जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड में, जो न्यूक्लिएज एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है। लाइपेज है तो ये वसा को वश्य अम्ल या ग्लिसरॉइड या मोनोग्लिसरॉइड में तोड़ देता है। न्यूक्लियोटाइडेज या न्यूक्लियोटाइडेज ये न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में कन्वर्ट करता है। डाइपेप्टाइडेज होता है जो डाइपेप्टाइड को क्या करता है, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। फास्फेटेज होता है वो न्यूक्लियोसाइड्स को किसमें, शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षारक के रूप में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये सारी बातें थी जो आपके क्या थी, पाचन से संबंधित थी। और ये भी पाचन अपन किस में पढ़ रहे थे, शुद्रांत्र में, और वो भी शुद्रांत्र का अग्रभाग में। यहाँ पर पूर्ण पाचन होने के बाद भोजन जाता है कहाँ पर भाई, भोजन जाता है शुद्रांत्र में, यानी मैं कह दूं इलियम में। और इलियम में भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होता है किसके द्वारा होता है, रसांकुर या विलाई के द्वारा क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है।
तो अपन छोटी सी बातें इनमें भी करेंगे और अपन ये लिख सकते हैं, शुद्रांत्र में भोजन का पाचन व अवशोषण। देखिएगा इसमें क्या होता है, शुद्रांत्र वाले भाग में रसांकुर पाए जाते हैं, तो अपन ये लिख सकते हैं कि इस भाग में भोजन का आंशिक पाचन, वैसे नहीं के बराबर होता है, आंशिक पाचन व अवशोषण होता है। अवशोषण पूरा होता है, लेकिन विटामिन और जल का यहाँ पर नहीं होता है। अवशोषण हेतु रसांकुर या एल्विलाई या फिर मैं कह दूं विलाई पाए जाते हैं। पूछ ले कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसकी आंतरिक दीवार पर पाए जाते हैं और कार्य वो उसके सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। विलाई के द्वारा पचित भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। पचित भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। पचित भोजन का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। अब बात आती है इससे आगे, जो है आपकी बड़ी आंत में पाचन और अवशोषण। बड़ी आंत में पाचन व अवशोषण। अपनी हेडिंग क्या है, बड़ी आंत में पाचन और अवशोषण। तो इस भाग में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। केवल विटामिन व खनिज लवण तथा जल का अवशोषण होता है। सिक्कम वाले भाग में खनिज लवण और विटामिन का अवशोषण होता है, और जल का अवशोषण जो होता है वो कौन से भाग में होता है भाई, कॉलम वाले भाग में होता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। और इसके बाद जो आता है मलाशय, और मलाशय में क्या होता है भाई कि जो अपचित भोजन है उसका क्या होता है, संग्रहण होता है। और मलाशय की अग्र जो दीवार होती है उस पर, अग्र दीवार पर संकुचनशील पेशियाएं पाई जाती है, और उनके माध्यम से समय समय पर जो अपचित भोजन है उसका क्या कर दिया जाता है, अपने शरीर से बाहर उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो ये बातें थी जो आपके भोजन के पाचन और अवशोषण से संबंधित थी। आई होप आपको पाचन प्रक्रिया समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है तो हम मिल बैठ कर उसका क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे की प्रक्रिया में हम जो बात करेंगे वो करेंगे श्वसन तंत्र को लेकर। धन्यवाद।